वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो लीनियर मेजरमेंट्स हैं, जैसे कि आप चेन सर्विंग करते हो, कंपास करते हो या थ्रोडलाइट सर्विंग करते हो, तो उसके अंदर लीनियर मेजरमेंट्स हैं, या चेन या टेप की सहायता से लंबाई का जो मापन है वो किस तरह से मेजर किया जाता है और उसमें कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो सर्वे जब करते हैं उसमें जो आपका सबसे पहला जो सर्वे है वो है चेन सर्विंग। तो अपना जो ये चैप्टर है ये आपका चेन सर्विंग से संबंधित होगा। तो चैप्टर नंबर 3 है आपका, ये चेन सर्विंग का है। तो चेन सर्विंग में सबसे पहले तो देखो अपने इंट्रोडक्शन है, कुछ इसके संबंधित मेन बातें हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपको मैं कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली बात तो देखो चेन सर्विंग अडॉप्ट कहाँ किया जाता है। चेन सर्विंग अडॉप्ट कहाँ करते हैं? देखो एरिया जब छोटा हो, स्मॉल एरिया हो, ओपन हो, ठीक है, और लगभग लेवल हो, प्लेन हो, मतलब प्लेन एरिया हो, और विदाउट टू मच डिटेल हो, विदाउट टू मच डिटेल्स। देखो इसका क्या मतलब है। एरिया देखो एक तो आपका छोटा होना चाहिए। ओपन का मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं है कि विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं या बहुत ज़्यादा डिटेल हो, खुला एरिया होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कहीं बिल्डिंग है और कहीं बहुत सारे, जैसे कोई तालाब आ गया, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होना चाहिए। एरिया ओपन होना चाहिए और लगभग लेवल होना चाहिए आपका एरिया, जहाँ तक संभव हो, जितना हो। आपका एरिया उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, कि उबड़ खाबड़ एरिया में चेन सर्विंग के रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं आते। विदाउट टू मच डिटेल्स, मतलब डिटेल्स का मतलब होता है कि जो उसके अंदर चेन सर्विंग के अंदर जो फीचर्स हैं, फीचर्स का मतलब जैसे मान लो ग्राउंड उठा हुआ आ गया, कोई बिल्डिंग का कोना आ गया, जैसे तालाब आ गया, कोई पेड़ आ गया, ये सारे फीचर्स हैं या ये डिटेल्स है। ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिटेल्स को व्यक्त करने में अगर अपने जो मेजरमेंट लेंगे उनमें एरर आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है या उनमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स ना हो वहाँ पर अपने चेन सर्विंग अडॉप्ट किया जाता है। पहली बात तो देखो ये है, इससे पहली बात तो चेन सर्विंग अडॉप्ट की जाती है। उसके बाद दूसरी बात है, चेन सर्विंग करने के लिए जिस एरिया का सर्वे करना है, होल एरिया जो है, उसको अपने त्रिभुजों में विभाजित किया जाता है। और त्रिभुज भी वेल कंडीशनड होते हैं। वेल कंडीशनड ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड किया जाता है एरिया को। जो भी एरिया जिसका अपने को सर्वे करना है, जैसे ये मान लो कोई सर्वे है, एरिया है, सर्वे एरिया, तो इस पूरे एरिया को इस तरह से ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। और ट्रायंगल्स भी आपके वेल कंडीशन ट्रायंगल होने चाहिए। इसलिए चेन सर्विंग को चेन ट्रायंगुलेशन भी कहा जाता है। चेन ट्रायंगुलेशन भी कहा जाता है। तो दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसमें वेल कंडीशन ट्रायंगल में विभाजित किया जाता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है। वेल कंडीशनड ट्रायंगल, तीसरी बात आपकी, वेल कंडीशन ट्रायंगल वो होता है जिसका प्रत्येक कोण है जो वो 30 डिग्री से छोटा न हो। अगर देखो किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 30 डिग्री से छोटा नहीं होगा, मान लो तीनों कोण आप 31, दो कोण जैसे मान लो आपने 31 कर दिए, तो ये हो गया आपका 62, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप करोगे। देखो मान लो ये 30 हैं, एक बार जैसे मान लो ये 30 हैं, तो 30 और 30 60, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये आपका 120 हो गया। अगर देखो आप इसको बढ़ाओगे
31 करोगे, इसको 31 करोगे तो ये वैल्यू आपकी घटेगी 118। तो कहने का मतलब आपका प्रत्येक कोण होगा वो 30 डिग्री से छोटा नहीं होगा और 120 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। जब आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज का कोई भी कोण 30 डिग्री से छोटा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली 120 डिग्री से बड़ा भी नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो एंगल है वो 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में होता है। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 30 डिग्री से छोटा न हो या 120 डिग्री से बड़ा न हो वो आपका कहलाता है वेल कंडीशनड ट्रायंगल। इसके बाद अपने बात करते हैं इससे संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन की। और चेन सर्विंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया, चेन और टेप का प्रयोग किया जाता है। इसमें ओनली लीनियर मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, इसमें एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं लिए जाते। चेन सर्विंग में वेल कंडीशन ट्रायंगल में विभाजित करके इस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, ओनली लीनियर मेजरमेंट्स लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए चेन और टेप। इसमें कोई एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जाता या एंगुलर मेजरमेंट नहीं लिए जाते, नो एंगुलर मेजरमेंट्स। इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ही मापा जाता है। जैसे ये सारी भुजाएं हैं ये माप ली जाती हैं, प्रत्येक लाइन की, सर्वे लाइन की लंबाई है वो माप ली जाती है। इसमें कोई भी कोण मापक यंत्र या एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा देखो, अब बात करते हैं जब एरिया होता है, जिस एरिया का सर्वे करते हैं, जिस एरिया का सर्वे कर रहे हो वो एरिया देखो छोटा है, स्मॉल एरिया है। देखो जब एरिया बहुत छोटा होता है, स्मॉल एरिया होता है, ठीक है, तो स्मॉल एरिया को जब अपने किसी मैप पे प्लॉट करते हैं तो अगर आपने छोटा स्केल ले लिया, मान लो बहुत ही छोटा स्केल लिया, तो पता क्या होगा, एरिया वैसे ही छोटा है और जब उसको प्लॉट करोगे तो वो आपकी छोटी सी जगह पे बन जाएगा, पूरी शीट खाली चली जाएगी। तो छोटा अगर एरिया छोटा है तो आप स्केल बड़ा रखोगे। बड़े स्केल का मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर रखोगे। अगर आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर रख लिया, ये स्केल आपका छोटा है, ये बड़ा स्केल है, इससे आपकी लाइनें बड़ी आएंगी। कोई 10, इसमें 100 मीटर के लिए 10 सेंटीमीटर की लाइन आएगी, इसमें 100 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर की, तो लंबी लाइन जाएगी, पूरी शीट कवर में आ जाएगी। तो इसलिए एरिया छोटा होने के कारण इसका जो मैप ड्रॉ किया जाता है चेन सर्विंग का, उसका जो स्केल लिया जाता है वो जनरली लार्ज स्केल लेकर ही चेन सर्विंग का मैप है वो ड्रॉ किया जाता है। तो ये आपके चेन सर्विंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनकी सहायता से कुछ चेन सर्विंग जो करते हैं उसमें अपने को सहायता मिलती है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपने चेन सर्विंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ी थी। इस वीडियो में अपने कुछ टर्म्स हैं, जब चेन सर्विंग की जाती है तो चेन सर्विंग करते टाइम कुछ टर्म्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। वो टर्म्स कौन कौन से होते हैं? सम टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन चेन सर्विंग। देखो सबसे पहले क्या होता है, जिस एरिया का अपने सर्वे करना होता है उसकी बाउंड्री पर मेन पॉइंट है वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। जैसे एक बार मैं बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एरिया है, उस पर मान लो ये 4 बिंदु आपने सेलेक्ट कर लिए बाउंड्री पर, और इनको मिलाने पर लगभग आपका एरिया है वो कवर हो रहा है। इस तरह से आपका एरिया दे रहा है। तो ये जो बिंदु हैं ये मेन, ये आपके जहाँ जहाँ ये जो कंट्रोलिंग पॉइंट हैं जिनको मिलाने पर पूरे एरिया कवर लगभग हो जाता है। तो बाउंड्री पर लिए गए जो ये जो स्टेशंस हैं या पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं मेन सर्वे स्टेशंस, और जिनको इंग्लिश के कैपिटल लेटर ABCD से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मेन सर्वे स्टेशन क्या हो गया, सर्वेक्षण किए जाने वाले एरिया की बाउंड्री पर लिए गए नियंत्रण बिंदुओं को या कंट्रोलिंग पॉइंट को मेन सर्वे स्टेशन कहा जाता है। तो आपके मेन सर्वे स्टेशन हो गए। इसमें
ABCD मैन सर्वे स्टेशंस हो गए आपके ABCD। उसके बाद देखो इन ये जो सर्वे स्टेशन है मैन सर्वे स्टेशन को मिलाने वाली जो लाइंस है जैसे AD AB BC CD या जैसे ये वाली भी है, ये ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया इसको एक, जैसे मान लो ये वाली लाइन भी ले ली अपन लोगों ने, ये सारी सर्वे लाइन है, ये मैन सर्वे लाइंस कहलाती हैं। तो ये जो आपके सर्वे स्टेशंस हैं, मैन सर्वे स्टेशंस को मिलाने वाली लाइंस को सर्वे लाइंस या मैन सर्वे लाइन कहा जाता है। तो आपकी मैन सर्वे लाइंस इसमें हो गई, जैसे कि आपकी AB हो गई, BC हो गई, CD हो गई, DA हो गई। इस प्रकार आपका जो AC भी एक सर्वे लाइन है, मैन सर्वे लाइन है आपकी ये। उसके बाद देखो ये मैन सर्वे लाइन हो गई। उसके बाद देखो एक लाइन हमेशा एक ऐसी सेलेक्ट की जाती है जब सर्वे किया जाता है, एक इसमें से जितनी ये मैन सर्वे लाइन है उन सर्वे लाइन में से एक सर्वे लाइन ऐसी सेलेक्ट करते हैं जिसका मेजरमेंट बहुत ही परिशुद्धता से, बहुत ही अच्छे उपकरणों का प्रयोग करते हुए और बहुत ही अच्छी विधियों से किया जाता है, क्योंकि वो सर्वे वर्क की सबसे महत्वपूर्ण लाइन होती है और उसकी दिशा मापकर ही अन्य दिशाओं की, अन्य सर्वे लाइन की दिशा है वो निर्धारित की जाती है। क्योंकि चैन सर्विंग में वैसे एंगुलर मेजरमेंट तो लिए नहीं जाते, लेकिन कोई ना कोई एक लाइन तो होगी जिसकी आपको दिशा मापनी पड़ेगी और जिसके आधार पर दूसरी लाइनों की दिशा का अपने को पता चलेगा उसके आधार पर। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन और जनरली ये सर्वे वर्क की सबसे लंबी लाइन होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है AC लाइन को आप देख रहे हो। AC लाइन सर्वे वर्क की सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है और पूरा फ्रेमवर्क होता है जो ट्रायंगुलेशन का वो इस पर निर्भर करता है और इस बेस लाइन की दिशा के आधार पर अन्य सर्वे लाइन की दिशा है वो निर्धारित की जाती है और सर्वे वर्क की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हो? सर्वे वर्क की सबसे महत्वपूर्ण लाइन जिसका मेजरमेंट हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ किया जाता है, तथा जो सर्वे की सबसे लंबी लाइन होती है जनरली, ठीक है, और जिसके आधार पर अन्य दिशाओं, अन्य लाइनों की दिशा का निर्धारण भी किया जाता है, वो आपकी हो गई बेस लाइन। और सामान्यतः ध्यान रखना ये सबसे लंबी लाइन को ही लिया जाता है। तो AC आपकी हो गई इसमें बेस लाइन। बेस लाइन लेने के बाद अपने को देखो अब जरूरत पड़ेगी अपने को, अब बात करते हैं। देखो अब अपने इसको अगर यहाँ कोई डिटेल्स है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पेड़ उग रहा है, यहाँ पे जैसे कोई पेड़ है, एक बार के लिए यहाँ मान लेता हूँ मैं कोई पेड़ उग रहा है इस तरह से, तो इस पेड़ की स्थिति को दिखाने के लिए डॉट के द्वारा दिखा रहा हूँ मैं इस ट्री टी को, जिसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इसकी स्थिति को दिखाने के लिए अपने क्या करते हैं, जैसे इसके यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, तो अपने क्या करते हैं, यहाँ से ये जो चेन लाइन है आपकी CD एक चेन लाइन है, मैन सर्वे लाइन है, इस मैन सर्वे लाइन से लेटरल डायरेक्शन देखो ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है चेन लाइन CD की, और इसकी लेटरल डायरेक्शन है इधर वाली। इस लेटरल डायरेक्शन में जो लिए गए मेजरमेंट होते हैं जो कि नियर बाई ऑब्जेक्ट की स्थिति को दिखाने के लिए लिए जाते हैं, वो कहलाते हैं ऑफसेट। तो देखो ये जो आपकी ये जनरली परपेंडिकुलर ऑफसेट लिए जाते हैं, ये वाली जो लाइन है ये आपकी ऑफसेट कहलाती है। तो ध्यान रखना ये कोई लाइन है AB लाइन, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और ये इधर वाली लेटरल डायरेक्शन है। जैसे यहाँ पेड़ T1 है, यहाँ पेड़ T2 है, तो इस T1 की स्थिति को दिखाने के लिए आप ये वाली दूरी है ये माप लोगे इस लाइन से। तो ये चेन लाइन से लिए गए लेटरल मेजरमेंट है, लेटरल डायरेक्शन में पॉजिटिव दिशा में माप लिए गए मेजरमेंट आपकी ऑफसेट कहलाता है। तो ये आपका ऑफसेट है। ध्यान रखना ऑफसेट के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति को दिखाने के लिए ही आप ये लेते हैं। जैसे T2 पेड़ है
यहाँ से आप ये ले लेते हो, ये आपका ऑफसेट होता है। जनरली ये 90 डिग्री के एंगल पर ही लिए जाते हैं, बट ऑब्लिक भी लिए जा सकते हैं, बट सामान्यतः परपेंडिकुलर ऑफसेट को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये हो गया आपका ऑफसेट। तो 4 नंबर आपका ऑफसेट हो गया। और ऑफसेट लेते टाइम जनरली ये ध्यान रखा जाता है कि ऑफसेट की जो लंबाई है वो जनरली 15 मीटर तक ही रखी जाती है, क्योंकि लंबे ऑफसेट नहीं लेने होते अपने को, स्मॉल ऑफसेट या शॉर्ट ऑफसेट ही लेने होते हैं। 15 मीटर से छोटे ऑफसेट होते हैं वो शॉर्ट ऑफसेट कहलाते हैं। तो अपने कोशिश ये की जाती है कि ऑफसेट की लंबाई छोटी रहे, 15 मीटर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि लॉन्ग ऑफसेट में एरर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कोई भी एक बाउंड्री है, तालाब है, कुछ भी है, बिंदु ऑब्जेक्ट है, मान लो इस ऑब्जेक्ट की स्थिति में अगर देखो यहाँ से दिखाऊं तो ये आपकी काफ़ी लंबी दूरी आ रही है, मान लो 50 मीटर आ रही है। यहाँ से माप रहा हूँ मान लो ये 60 मीटर आ रही है। यहाँ से अगर माप रहा हूँ तो भी ये 70 आ रही है। तीनों सर्वे लाइन से माप रहा हूँ मैं, तो ये दूरी बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब ऑफसेट आपके लंबे हो रहे हैं। तो अपन लोगों की कोशिश यही होती है कि लंबे ऑफसेट को अवॉइड किया जा सके। तो लंबे ऑफसेट को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके पास से होती हुई एक लाइन खींच दूंगा, इसे ले लूँगा, फील्ड में मेजर कर लूँगा, और जिसके अंतिम बिंदु होंगे वो किसी न किसी मेन सर्वे लाइन पर स्थित होंगे। जैसे आपका यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ABCD, इसको अगर EF लिखूँ तो आप देख रहे हो, देखो E और F, EF, E बिंदु है AD पर स्थित है। इसी प्रकार आप देख रहे हो F बिंदु है CD मेन सर्वे लाइन पर स्थित है। और ये लाइन लेकर फिर मैं ये यहाँ से ऑफसेट की स्थिति को दिखाने के लिए ये वाला ऑफसेट है, ये माप लूँगा, और ये आपकी लंबाई शॉर्ट हो जाएगी, ऑफसेट की लंबाई शॉर्ट हो जाएगी। तो इस लाइन को बोला जाता है टाई लाइन। तो आपकी ये वाली जो लाइन है EF, ये कहलाती है टाई लाइन। देखो क्या परिभाषित कर सकते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट की डिटेल दिखाने के लिए तथा लॉन्ग ऑफसेट को अवॉइड करने के लिए। देखो लंबे ऑफसेट को, मेन इसका प्रारंभिक उद्देश्य लंबे ऑफसेट को अवॉइड करना होता है। तो लंबे ऑफसेट को अवॉइड करने के उद्देश्य से तथा नियर बाई ऑब्जेक्ट की डिटेल लेने के लिए ली गई लाइन, जिसके अंतिम स्टेशन होते हैं वो किसी मेन सर्वे लाइन पर स्थित होते हैं, वो लाइन कहलाती है आपकी टाई लाइन। और टाई लाइन के अंतिम बिंदु जो E और F हैं, ये कहलाते हैं टाई स्टेशन। E और F को बोला जाता है टाई स्टेशन, E और F को बोला जाता है टाई स्टेशन। तो टाई स्टेशन किसी न किसी मेन सर्वे लाइन पर स्थित होते हैं और टाई लाइन के अंतिम बिंदु होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, अब बात करते हैं अपने टाई लाइन ले ली। टाई लाइन लेने के बाद अब अपने देखो सारे ऑब्जेक्ट की डिटेल भी दिखा ली, इसमें सभी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है वो आ जाएगी, और आपने सारे ऑफसेट माप लिए। अब इसको आप प्लॉट करोगे तो आप आसानी से त्रिभुज की 3 भुजाएं आपने माप रखी हैं, जिसको प्लॉट कर सकते हो। लेकिन फिर भी क्या होता है, अपने कुछ लाइनें और लेते हैं, और वो लाइनें इसलिए मापी जाती हैं ताकि अपने को पता चल जाए कि अपने जो काम किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो देखो एक्चुअल में हर त्रिभुज होता है, हर त्रिभुज के लिए एक लाइन और ली जाती है जिसको बोलते हैं चेक लाइन। चेक लाइन ये एक ऐसी लाइन होती है, हालांकि देखो चेक लाइन के बिना इस त्रिभुज को मैप पर प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन आपको गलती पकड़ में नहीं आएगी। तो गलती को पकड़ने के लिए आपने जो कार्य किया है वो सही है या गलत है, ये आपके द्वारा किए गए कार्य की एक्यूरेसी या त्रिभुजों की एक्यूरेसी को जांचने के उद्देश्य से जो लाइन ली जाती है फील्ड में, उसको बोलते हैं चेक लाइन। जनरली हर त्रिभुज के लिए एक चेक लाइन ली जाती है। जैसे मान लो ये मैंने ले ली लाइन इस तरह से, ये G ले ली, और ये मान लो आपको मैंने DH ले ली। इस त्रिभुज के लिए DH ले ली, इस त्रिभुज के लिए मान लो मैंने BC लाइन ले ली। तो यहाँ पर आपकी ये जो लाइन है ये चेक लाइन है, और ये जनरली सामने वाले शीर्ष से, किसी शीर्ष से सामने वाले जो आपका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब होता है जनरली। ये चेक लाइन हो गई। इसी प्रकार आपकी ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये आपकी चेक लाइन हो जाएगी। और देखो इससे कैसे पता चलता है, आप लोग सोच रहे हो कि फील्ड के अंदर माप तो ली गई, इसका कैसे प्रयोग करते हो। आपने मान लो क्या किया, जैसे आपने
ये आपको ये भुजा आपको पता है, और आपने इस त्रिभुज को मैप पर प्लॉट कर लिया और आपने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर पर 40 मीटर। आपने मान लो इसको ऐसे प्लॉट कर लिया, ये छोटा सा मैप है, इस पर आपने प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद आपने क्या किया, चांदे की सहायता से या प्रकार की सहायता से आपने ये लाइन 90 डिग्री की यहाँ पर खींच ली और फिर इसको माप लिया। और ये देखो, मान लो ये लाइन आपकी 4 सेंटीमीटर आ गई, तो 4 सेंटीमीटर के हिसाब से ये कितने को इंडिकेट करेगा, आपका जो स्केल ले रखा है उसके हिसाब से आपको ये 160 मीटर को इंडिकेट करेगा। अब देखो, आपका प्लॉटेड मैप है, प्लॉटेड मैप के अनुसार ये आपकी जो दूरी है ये 160 मीटर को प्रदर्शित कर रही है। और फील्ड में जब आपने मापन लिया था तब ये अगर 160 मीटर है, फील्ड में लिया 160, और यहाँ जब प्लॉटेड मैप से कैलकुलेट किया तो 160, तो आपका वर्क सही है। अगर आपने मान लो ये बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है तो आपका वर्क सही नहीं है, तो आपको वर्क को रिपीट करना पड़ेगा। तो अपने द्वारा किए गए वर्क की एक्यूरेसी को जांचने के लिए जो लाइन ली जाती है वो कहलाती है चेक लाइन। और जनरली हर त्रिभुज के लिए एक चेक लाइन ली जाती है। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी के लिए मैंने बीजी लाइन ले ली। और अगर मैं बात करूँ त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, इसके लिए देखो मैंने डी एच ले रखी है, लेकिन देखो डी एच लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपने पहले से ई एफ को माप रखा है, ई एफ एक टाई लाइन है, तो उसी टाई लाइन को ही आप चेक लाइन के रूप में काम में ले सकते हो। उसको ही माप के कंपेयर कर लो, आप आपके जो फील्ड का रिजल्ट है और मैप से प्राप्त रिजल्ट है वो कंपेयर कर लो, तो टाई लाइन को चेक लाइन के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो ये बात भी आप याद रखना कि आपकी टाई लाइन होती है ये क्या होती है। एक देखो वर्डिंग आती है सब्सिडियरी स्टेशन। सब्सिडियरी स्टेशन का मतलब होता है सहायक स्टेशन। तो मेन सर्वे स्टेशन के अलावा जितने भी सर्वे स्टेशन होते हैं वो आपके सब्सिडियरी स्टेशन कहलाते हैं। मेन सर्वे स्टेशन कौन कौन से हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इनके अलावा देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, या जैसे मान लो ये भी होता तो आपका एच हो गया। ये चारों स्टेशन आपके, ठीक है, चारों का मतलब ई एफ जी और एच, ये चारों स्टेशन आपके सब्सिडियरी स्टेशन हो गए। लेकिन ध्यान रखना इसमें टाई स्टेशन केवल ई और एफ है। जी एच को टाई स्टेशन नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये टाई लाइनों के अंतिम बिंदु नहीं है। केवल टाई लाइनों के अंतिम बिंदु ही आपके क्या कहलाते हैं, टाई स्टेशन कहलाते हैं। तो देखो सारे के सारे सब्सिडियरी स्टेशन होते हैं वो टाई स्टेशन नहीं होते, लेकिन सारे टाई स्टेशन होते हैं वो सब्सिडियरी स्टेशन होती हैं। एक टर्म्स देखो और भी यूज किया जाता है, वो होती है चैनेज। चैनेज जो वर्ड है वो जनरली लीनियर मेजरमेंट जब करते हैं अपन लोग, विशेष रूप से जब हाईवे वगैरह की बात करते हैं, तो हाईवे होता है जो, जैसे ये हाईवे है और इसकी जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन जो होती है, सेंटर लाइन पर आप निश्चित अंतराल पर इस तरह से बिंदु आप ले लेते हो। और जहाँ से आपने वर्क स्टार्ट किया, जैसे मान लो आपने वर्क यहाँ से स्टार्ट किया मेजरमेंट, चलते चलते ये दूरियाँ मापते जाते, और ये दूरी देखो यहाँ से मापते मापते मान लो 180 मीटर हो गई। उसके बाद ये 20 मीटर के अंतराल पर 200 मीटर हो गई, यहाँ फिर 220 मीटर हो गई। जब यहाँ से मापोगे शुरू से फिर 240 हो गई। तो देखो ये जो वेल डिफाइंड पॉइंट है आपका, इस बिंदु से या इनिशियल पॉइंट से मापी गई किसी बिंदु की जो दूरी होती है वही कहलाती है उसकी चैनेज। ठीक है, किसी वेल डिफाइंड इनिशियल पॉइंट से मेजर की गई डिस्टेंस होती है वो दी गई के बिंदु की चैनेज कहलाती है। तो बिंदु ए की चैनेज हो गई 180, बी की हो गई 200, सी की हो गई 220। इस तरह से ये चैनेज निकाली जाती है। चैनेज का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु से मापी गई दूरी, किसी बिंदु की प्रारंभिक दूरी से मापी गई दूरी। तो ये जो टर्म्स होते हैं ये चैन सर्विंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऑफसेट हो गया, बेस लाइन हो गई, टाई स्टेशन हो गए, टाई लाइन हो गए, चेक लाइन हो गया, और इसके अलावा मेन सर्वे लाइंस हो गई, मेन सर्वे स्टेशन हो गए, सब्सिडियरी स्टेशन हो गए। तो इन सबको आप याद रख लेना। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने चैन सर्विंग में प्रयुक्त होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपने ये डिस्कस करेंगे कि आप जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है उसके डिटेल लेते हैं, जो उसके लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज़ करते हैं। तो मेथड्स ऑफ टेकिंग डिटेल्स, मेथड्स ऑफ टेकिंग
डिटेल लेने के लिए आप कौन कौन सी विधियां काम में लेते हो? देखो एक तो होती है ऑफसेट विधि। डिटेल लेने के लिए देखो एक तो आप ऑफसेट मेथड काम में लेते हो। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट किस तरह से लिया जाता है। और दूसरी जो विधि होती है मेथड ऑफ टाइज। मेथड ऑफ टाइज ऑफसेट विधि में देखो लेटरल मेजरमेंट ले लेते हैं। ऑफसेट का मतलब आपको मैं ऑलरेडी पहले बता दिया है कि जैसे ये भी एक सर्वे लाइन है और जैसे मान लो कोई भी ये आपका ऑब्जेक्ट है, पी ऑब्जेक्ट है, इसकी स्थिति को मैप पर प्रदर्शित करना है तो आप देखो इस तरह से ये ऑफसेट ले लोगे, लेटरल मेजरमेंट है तो ये आपका कहलाता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। जो देखो 90 डिग्री पे ऑफसेट लिया जाता है वो तो कहलाता है परपेंडिकुलर ऑफसेट, और जो 90 डिग्री के अलावा किसी अदर एंगल पर ऑफसेट लिया जाता है वो कहलाता है ऑब्लिक ऑफसेट। तो इसमें दो प्रकार के ऑफसेट्स हो सकते हैं। देखो ऑफसेट या तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं या फिर आपके ऑब्लिक हो सकते हैं। परपेंडिकुलर ऑफसेट 90 डिग्री के एंगल पर, ऑब्लिक ऑफसेट है अदर देन 90 डिग्री किसी अदर एंगल पर। हमेशा देखो परपेंडिकुलर ऑफसेट है उसी को ही प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे देखो इन सब वीडियो में सबसे जो बेटर मेथड है वो परपेंडिकुलर ऑफसेट वाली मेथड ही होती है। हमेशा परपेंडिकुलर ऑफसेट को ही प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि इसमें अपने को न्यूनतम मेजरमेंट लेने पड़ते हैं। अगर आप देखो इसमें बात करोगे तो इसमें कम से कम मेजरमेंट, जो सबसे कम मेजरमेंट आते हैं वो परपेंडिकुलर ऑफसेट में। ये आपकी पहली बात, देखो ये दूरी कम होगी, अगर देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी मापोगे और ये दूरी मापोगे इसमें ये दूरी कम होगी, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये 90 डिग्री का एंगल होगा ऑलरेडी, तो ये एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा, एक ये मेजरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें केवल आपको दो मेजरमेंट ही लेने पड़ते हैं। इसमें आपका देखो ये एंगल भी हो सकता है, आपको मेजर करना पड़ेगी, दूरी मेजर करनी, ये मेजर करनी पड़े। तो ऑब्लिक ऑफसेट सामान्यतः नहीं लिए जाते। ऑब्लिक ऑफसेट विशेष रूप से कहाँ लिए जाते हैं, जहाँ जैसे कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के कोनों को आपको थोड़ा अच्छी तरह से दिखाना है जिसकी बिल्कुल सीधी रेखा में ये ऑफसेट है, ऑब्लिक ऑफसेट आप ले लेते हो। तो बिल्डिंग के कोनों को आप दिखाने के लिए या जो आपने परपेंडिकुलर ऑफसेट ले रखा है उसकी एक्यूरेसी को जांचने के लिए आप ऑब्लिक ऑफसेट ले सकते हो। बेसिकली सामान्यतः अपने परपेंडिकुलर ऑफसेट को ही प्रेफरेंस दी जाती है। मेथड ऑफ टाइज में क्या होता है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की स्थिति को अपने को दिखाना है, तो ऑब्जेक्ट की स्थिति को दिखाने के लिए क्या होती है मेथड ऑफ टाइज। मेथड ऑफ टाइज में क्या करते हैं, इस बिंदु से अपने जो मेन सर्वे लाइन है इस पर दो बिंदु इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, जैसे एक बिंदु यहाँ कर लिया, एक इस तरह से, और आपने ये दूरियां माप ली और इस तरह से मापते हैं कि इनसे मापी कि ये तीनों दूरियां बराबर हो जाएं लगभग, ठीक है। ये लाइन की लेंथ और ये लाइन की लेंथ और ये लाइन की लेंथ बराबर हो जाती है। तो ये जो मेथड है इस तरह से मेजरमेंट लेना, ये कहलाती है मेथड ऑफ टाइज। जिस ऑब्जेक्ट की स्थिति को आपको दिखाना है उससे आप क्या करते हो, इस तरह से ट्रायंगल बनाते हो और मेन सर्वे लाइन पर दो बिंदु इस तरह से सिलेक्ट करते हो कि उनसे दिए गए बिंदु से उनको मिलाने वाली लाइन से बनी जो लाइन है और ये तीसरी लाइन है, ये एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करें। तो देखो इसमें आप ये वाले मेजरमेंट ले लोगे तो इस मेजरमेंट से आप इस बिंदु की स्थिति को मैप पर प्लॉट कर सकते हो या मैप पर इसकी स्थिति को बताया जा सकता है। तो ये कहलाती है मेथड ऑफ टाइज। अब ऑफसेट में देखो आपके ऑफसेट हैं वो लिए जा सकते हैं परपेंडिकुलर भी और ऑब्लिक भी लिए जा सकते हैं। विशेष रूप से परपेंडिकुलर ऑफसेट को ही प्रेफरेंस दी जाती है। अब देखो ऑफसेट होते हैं वो शॉर्ट ऑफसेट भी होते हैं और लॉन्ग ऑफसेट भी होते हैं। अब ये शॉर्ट ऑफसेट और लॉन्ग ऑफसेट क्या होते हैं, शॉर्ट ऑफसेट क्या होते हैं, देखो ऐसे ऑफसेट जिनकी लंबाई 15 मीटर तक हो, 15 मीटर तक की लंबाई के जो ऑफसेट हैं वो कहलाते हैं आपके शॉर्ट ऑफसेट। और 15 मीटर से जो लंबे ऑफसेट हैं वो आपके कहलाते हैं लॉन्ग ऑफसेट। सिंपल सी बात है, देखो लॉन्ग ऑफसेट और शॉर्ट ऑफसेट, क्योंकि देखो 15 मीटर तक की लंबाई के ऑफसेट हैं जो उनका जो निर्धारण है, उनकी जो लंबवत दिशा है 90 डिग्री का एंगल है, लंबवत दिशा का निर्धारण है वो आई जजमेंट के हिसाब से ही किया जा सकता है। आई से ही आप बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के यूज किए अपने पता लगा सकते हो कि ये 90 डिग्री के एंगल पर है।
क्योंकि देखो जैसे मान लो ये ऑफसेट है, ये परपेंडिकुलर दिशा निर्धारित करनी है, या तो मैं देखो कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करूं या फिर बिना ऑप्टिकल केवल आंख की नंगी आंख की सहायता से ही अब मेरे को 90 डिग्री का एंगल है वो निर्धारित करना है। तो जब बिना किसी ऑप्टिकल मीन के या केवल आई जजमेंट से ही लंबवत दिशा का निर्धारण किया जाना हो तो ऑफसेट की अधिकतम लंबाई 15 मीटर तक हो सकती है। 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। 15 मीटर तक के ऑफसेट शॉर्ट ऑफसेट कहलाते हैं, लंबे ऑफसेट आपके लॉन्ग ऑफसेट कहलाते हैं। ऑफसेट लेने के लिए देखो एक ऑफसेट रोड का प्रयोग भी किया जाता है। ऑफसेट रोड रेंजिंग रोड की तरह ही होती है, बिल्कुल सेम वही उसकी लंबाई होती है 3 मीटर। रेंजिंग रोड की लंबाई 2 मीटर या 3 मीटर हो सकती है, लेकिन ऑफसेट रोड की लंबाई 3 मीटर होती है। फर्क इसमें होता है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा इस तरह से नोच या हुक बनी होती है जिसकी सहायता से किसी झाड़ी या किसी बादामी से चैन को खींचा या धकेला जा सकता है। और इसके अलावा जैसे ये वाला है, इसका मैं यहाँ से कट करूँ, क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह से दिख रहा है, तो इसमें एक दूसरे के लंबवत इस तरह छोटे हॉल होते हैं आर पार देखने के लिए, और इन हॉल में से गुजरने वाली जो लाइन होती है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, देखो ये आपका जैसे यहाँ से यहाँ खड़ा किया है, इसको मैं यहाँ दिखाऊँ इस तरह से काट के इस चैन लाइन पर इसको लंबा खड़ा कर दिया। एक बिंदु देखो इधर होगा, एक बिंदु इधर होगा, एक बिंदु इधर होगा, एक बिंदु इधर होगा। जब ये बिंदु देख इसमें से आ जाएंगे तो इधर से अगर जो पर्सन देखेगा उसको यहाँ वाली रेंजिंग रोड तभी दिखेगी जब बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल बनेगा। तो ऑफसेट रोड की सहायता से ऑफसेट लिए जाते हैं। एक ऑफसेट रोड का प्रयोग करके अपने ऑफसेट ले सकते हो। इसके अलावा देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए जाते हैं ऑफसेट लेने के लिए। जब ऑफसेट आपके लंबे हों, लंबे ऑफसेट को लेने के लिए जनरली अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या विशेष प्रकार के उपकरण जैसे क्रॉस स्टाफ या प्रिज्म स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। और रही बात तो मेजरमेंट लेने के लिए शॉर्ट ऑफसेट है, आप टेप या चेन से ले सकते हो। सामान्यतः टेप की सहायता से ऑफसेट है वो लिए जाते हैं। लॉन्ग ऑफसेट को हमेशा टेप से ही मेजर किया जाता है, लेकिन जो आपके शॉर्ट ऑफसेट हैं उनके लिए सामान्य चेन का प्रयोग भी किया जा सकता है। उसके बाद देखो ऑफसेट है जो उसको मेजर में करने में, उसको ऑफसेट लेने में अपने को कितना ढंग से काम करना है या उसमें परिशुद्धता कितनी रखनी है। तो प्रिसीजन टेकिंग ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन, देखो आपको काम कितने ढंग से करना है, ठीक है, कि आपको कितनी परिशुद्धता रखनी है ऑफसेट लेने में, वो किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है। देखो एक तो आपका स्केल ऑफ प्लॉटिंग होगा, स्केल ऑफ प्लॉटिंग। आपने स्केल जो ले रखा है वो आपने कितना छोटा ले रखा है, कितना बड़ा ले रखा है। कोई बड़े स्केल के हिसाब से लाइन आपकी बड़ी आएगी। स्केल के बड़े छोटे होने से आपकी, अगर आपका स्केल लार्ज है तो आपको हाई प्रिसीजन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। स्केल छोटा है तो आप कम प्रिसाइज कर सकते हो। तो आपका पहला फैक्टर है वो स्केल ऑफ प्लॉटिंग है। स्केल ऑफ प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग के लिए आपने कौन सा स्केल कितना छोटा ले रखा है या बड़ा स्केल ले रखा है, उसके हिसाब से आपको काम है कितना ढंग से करना है, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि देखो स्केल ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे किसी लाइन की लंबाई है वो छोटी या बड़ी होती है मैप पर, ठीक है, और वही अपने को फर्क दिखाती है। क्योंकि देखो एक तो लाइन अपने को खुली खुली दिखे तो वो आसानी से पकड़ में आ जाएगी, अगर लाइनें बहुत पास पास हों तो अपने पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए स्केल ऑफ प्लॉटिंग पर निर्भर करेगा। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी स्थिति को आपको प्रदर्शित करना है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पर भी निर्भर करेगी। क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है तो आप ढंग से काम करोगे। अगर आप ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने लिए नहीं रखता तो आप नॉर्मली काम भी कर सकते हो। तीसरा ऑफसेट की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ ऑफसेट है वो कितनी है। तो लेंथ ऑफ ऑफसेट देखो पहले से डिसाइड होती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर ऑफसेट की लंबाई होती है वो निर्भर करती है। तो ऑफसेट की जो लंबाई है, अगर आपका ऑफसेट छोटा है तो आप कम प्रिसाइज वर्क कर सकते हो, लेकिन ऑफसेट बहुत लंबा है तो आपको ढंग से काम करना पड़ेगा, नहीं तो लंबे ऑफसेट को मापने में ज़्यादा गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको बहुत ही ढंग से काम करना पड़ेगा। तो बैन देखो ये फैक्टर हैं। इसके अलावा और कुछ बेसिक फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 फैक्टर हैं
जिन पर आपका निर्भर करता है कि आपको ऑफसेट लेने में कितनी प्रिसीजन बरतनी है। अब आपका जो ऑफसेट की जो लंबाई है, ऑफसेट की जो लंबाई है, लिमिटिंग लेंथ, तो जब वो अपने ऑफसेट लेते हैं जब अपना ऑफसेट लेते हैं तो एक ऑफसेट की अधिकतम लंबाई होती है, वो लिमिट होती है, लिमिटेड होती है, उससे लंबा ऑफसेट अपने नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि अपने बहुत लंबे लंबे ऑफसेट ले लोगे। तो उसकी जो लिमिटिंग लेंथ है वो कौन कौन फैक्टर को देखते हुए निर्धारित की जाती है। तो पहला फैक्टर है आपका एक्यूरेसी डिजायर्ड। पहला फैक्टर है आपका वो है एक्यूरेसी डिजायर्ड। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी डिजायर्ड। देखो आपको अगर एक्यूरेसी आपके वर्क में ज्यादा चाहिए, आप चाहते हो मेरा वर्क बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑफसेट छोटा रखोगे। अगर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए, हाई एक्यूरेसी चाहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, तो आप ऑफसेट क्या रखोगे, छोटा रखोगे। क्योंकि लंबा ऑफसेट लेने में जितनी लंबी लाइन को मापोगे उतनी ही गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऑफसेट जितने छोटे रखोगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो आपको आपका वर्क है उसमें आपको कितनी एक्यूरेसी या कितनी परिशुद्धता चाहिए, उसके हिसाब से आपकी ऑफसेट की लंबाई है वो निर्धारित की जाती है। अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ऑफसेट की लंबाई आप छोटी रखोगे। दूसरा फैक्टर आपका स्केल ऑफ प्लॉटिंग। आपने जो स्केल ले रखा है वो स्केल कितना है, उसके हिसाब से भी आपकी जो ऑफसेट की लंबाई है वो निर्धारित की जाती है। अगर आपका स्केल लार्ज है, बड़ा स्केल रखा है, तो आप शॉर्ट ऑफसेट रखोगे। स्केल अगर छोटा है तो आप ऑफसेट लंबे ले सकते हो। क्योंकि देखो जो एरर होती है वो स्केल से ही दिखती है। क्योंकि कोई बिंदु शिफ्ट होता है, मान लो गलती की वजह से कोई बिंदु यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है, मान लो यहाँ बढ़ना था यहाँ बढ़ गया, तो ये जो लंबाई है ये इतनी कम होनी चाहिए, इतनी कम होनी चाहिए। आपका जो लिमिट ऑफ प्रिसीजन ऑफ प्लॉटिंग होता है, भाई आप जो मिनिमम रीडिंग पढ़ सकते हो जनरली 0.025 सेंटीमीटर या 25 mm होती है। इससे छोटी रीडिंग आप इससे नहीं पढ़ सकते। तो आपकी ये लंबाई जो शिफ्टिंग लेंथ है ना, इससे कम होनी चाहिए। इससे कम होगी तो अपने पकड़ में नहीं आएगी, दिखेगी नहीं। क्योंकि आपकी ये लंबाई, इससे छोटी लंबाई तो अपने पढ़ ही नहीं सकते, प्लॉट ही नहीं कर सकते। तो जब गलती के कारण स्केल में अपनी गलती कर रहे हैं तो स्केल का प्रभाव इतना होना चाहिए कि आपकी इस लेंथ, ये जो शिफ्ट है पॉइंट एक बिंदु दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है गलती के कारण, वो इस लंबाई से ज़्यादा न हो, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर आपका स्केल ऑफ प्लॉटिंग। तीसरा जो फैक्टर है वो है मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर्स। मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर्स मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप कौन सी विधि काम में ले रहे हो। देखो अगर आप चेन से ही काम चला रहे हो, आपके पास उपकरण अच्छे नहीं है, तो आपको ऑफसेट छोटा रखना पड़ेगा। क्योंकि लंबे ऑफसेट में गलती होगी। और आपको लगता है कि मेरे पास भाई बहुत अच्छी चीज़ है, कोई ऑप्टिकल स्क्वायर है आपके पास, प्रिज्म स्क्वायर है, साइड स्क्वायर, अच्छा उपकरण है, तो आप ऑफसेट लंबा भी ले सकते हो। तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कौन सी विधि है, या हो सकता है देखो ऑफसेट चेन की सहायता से भी लिए जा सकते हैं। केवल चेन ही आपके पास, तो ऑफसेट आप छोटा रखोगे। क्योंकि उपकरण अच्छा नहीं है तो आपको ऑफसेट छोटा रखना पड़ेगा, बड़ी ऑफसेट में आपसे गलती हो जाएगी। चौथा है नेचर ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड देखो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सीधा है, साफ है, तो आप लंबा ऑफसेट ले सकते हो, गलती होने की संभावना कम रहेगी। और उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो ऑफसेट आप क्या रखोगे, छोटा रखोगे। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनके हिसाब से लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट है वो निर्धारित की जाती है। और एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एंगुलर एरर और लीनियर एरर है, मतलब जो कोणों के मापन में एरर है और लीनियर एरर है, वो दोनों इक्वल हों, तो ऑफसेट की अधिकतम लंबाई है वो कौन से फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है। तो इसके लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो L = 0.025 /√2 × R × S।
ये आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। ये क्या है, लिमिट ऑफ प्रिसीजन ऑफ प्लॉटिंग, मतलब प्लॉटिंग के लिए आप कितनी प्रिसीजन है आपके पास। देखो लिमिट ऑफ प्रिसीजन ऑफ प्लॉटिंग का मतलब होता है मिनिमम जो रीडिंग है आप उस पर प्लॉट कर सकते हो मैप पर, वो कितनी है, मिनिमम रीडिंग जो आप पढ़ सकते हो वो कितनी है, या लिस्ट काउंट कितना है उसका प्लॉटिंग का, वही आपका कहलाता है ये यहाँ पे। तो ये सेंटीमीटर में लेना है, √2 रखना है। और ये आपका है एक्यूरेसी डिजायर्ड, अगर आपकी मान लो 1/r है, आपकी जो एक्यूरेसी है वर्क में वो मान लो 1/r है, ठीक है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। और स्केल आपने ले रखा है जो वो 1 सेंटीमीटर बराबर s मीटर ले रखा है। तो आप इस फॉर्मूले से ऑफसेट की जो लंबाई है वो ज्ञात कर सकते हो। जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बड़े एग्जामों में, जैसे IES वगैरह के एग्जाम है उनमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑफसेट की अधिकतम लंबाई है वो कैलकुलेट करवाई जा सकती है। देखो ऑफसेट है शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऑफसेट लेने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑफसेट लेने के लिए बेसिकली ऑफसेट है वैसे तो अपने क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर और साइड स्क्वायर की सहायता से लिया जाता है, लेकिन जो शॉर्ट ऑफसेट हैं जो वो आपके चैन की सहायता से या टेप की सहायता से भी लिए जा सकते हैं 3, 4, 5 मेथड के द्वारा। देखो टेप का अगर 0, ये 3 है, अगर ये 4 है और ये 5 है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप देखो 0 और 3, 0 का कोना यहाँ कस के पकड़ लो, 3 को यहाँ से पकड़ लो, 3 और 5 8, 8 का कोना यहाँ से पकड़ लो, 8 और 4 12, 0 और 12 है। देखो आप अगर 0 और 12 को मिला के यहाँ अच्छी तरह से पकड़ लो और 3 वाला पॉइंट यहाँ इस लाइन पे कस के पकड़ लो और 8 वाला बिंदु है इसको यहाँ पकड़ के खींच दो तो ये ऑटोमेटिकली कोण 90 डिग्री का बन जाता है। तो इस सहायता से आपका शॉर्ट ऑफसेट है वो लिया जा सकता है। इसके अलावा देखो अगर मान लो ये ऑफसेट है और ऑब्जेक्ट है, इसकी स्थिति को ऑफसेट मुझे लेना है दिखाने के लिए। अपन लोग जानते हैं देखो मैं अगर चेन इस टेप को यहाँ घुमाऊं तो इसमें ये लंबाई आपकी सबसे छोटी होगी, बाकी सारे कारण बढ़ जाएंगे, लंबी लंबाई होगी। तो जहाँ आप देखो यूँ घुमा के देखोगे, टेप को खींच के यहाँ से पकड़ के खींच के यूँ घुमा के देखोगे, जहाँ पे सबसे न्यूनतम मेजरमेंट हो जाएगा वो इस ऑफसेट का फुट है वो मिल जाएगा अपने को। इसको मिला देंगे तो 90 डिग्री एंगल है वो बन जाएगा। तो कहने का मतलब टेप की सहायता से भी ऑफसेट, शॉर्ट ऑफसेट हैं वो लिए जा सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जो आप याद रख लेना, जिसमें मेथड ऑफ टेकिंग डिटेल्स है उसके बारे में आपको बताया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने ऑफसेट के बारे में डिस्कस किया था कि जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होती है उसकी डिटेल लेने के लिए अपने ऑफसेट हैं वो लिए जाते हैं। शॉर्ट ऑफसेट लिए जा सकते हैं, लॉन्ग ऑफसेट लिए जा सकते हैं। शॉर्ट ऑफसेट आप एक सिंपल चेन की सहायता से ले सकते हो, लॉन्ग ऑफसेट है आप उसके मेजरमेंट के लिए टेप का प्रयोग करते हो और रेंजिंग रोड का प्रयोग करते हैं शॉर्ट ऑफसेट में। बट देखो लॉन्ग ऑफसेट होते हैं वो जनरली कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों की सहायता से लिए जाते हैं, या 90 डिग्री का एंगल शट आउट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेट आउट ऑफसेट और राइट एंगल या 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये क्रॉस स्टाफ भी देखो 3 प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूं। ये एक तो होता है ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ, एक होता है इसमें फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एक होता है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। और बेसिकली देखो जो क्रॉस स्टाफ होता है, ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, इसी को ही क्रॉस स्टाफ बोल देते हैं। बेसिकली क्रॉस स्टाफ का मीनिंग ओपन क्रॉस स्टाफ ही होता है, लेकिन फिर भी देखो ये 3 प्रकार के होते हैं एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। इसमें जब आप देखोगे इसमें जैसे मान लो कोई भी क्रॉस स्टाफ है उसका मैं प्लान में देखूं, अगर मान लो तो प्लान में इसमें क्या होता है, इस तरह से देखो एक फेस, देखो ये 2 फेस होते हैं इसमें इस तरह से, ठीक है। इस फेस को अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इस फेस को अगर मैं थोड़ा सा और क्लियरली दिखाऊं तो
ये फेस थोड़ा इस तरह से होता है। एक फेस देखो ये हो गया, और इनको मिलाने वाला बिल्कुल एक फेस आपको ऐसा और होता है। ये एक दूसरे के आमने सामने इस तरह होते हैं, तो ये आपके दो फेस इस तरह से हो गए। इस पर भी देखो एक स्लिट होती है, हर बार देखने के लिए इस पर भी स्लिट होती है। इसके बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह के दो और लगे होते हैं। इसी प्रकार के देखो ये इसमें लगे होते हैं। ये एक देखो, ये एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है, और ये एक दूसरे के आमने सामने। इनमें आर पार देखा जा सकता है, इनमें भी आर पार देखा जा सकता है। मतलब यहाँ सिलेक्ट होती है, यहाँ भी सिलेक्ट होती है, यहाँ भी सिलेक्ट होती है। मतलब 4 फेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह दिखाऊं प्लान में, एक फेस यहाँ होगा, एक फेस यहाँ होगा, एक फेस यहाँ होगा, एक फेस यहाँ होगा। जैसे ए बी लाइन है, ए बी लाइन, अगर आप इस स्लिट को और इस स्लिट को बिल्कुल इस लाइन के अंदर ले आओगे तो आपकी ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर हो जाती है, क्योंकि ये फेस और ये फेस बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होता है। इसलिए ओपन क्रॉस स्टाफ की सहायता से 90 डिग्री का एंगल है वो सेट आउट किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखो इतना ही पर्याप्त है आपके लिए कि ओपन क्रॉस स्टाफ है, ऑफसेट लेने के लिए काम में लिया जाता है, और विशेष रूप से 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। 90 डिग्री एंगल का ऑफसेट लेने के लिए इसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में क्या होता है, ऑक्टोगोनल बॉक्स होता है, 8 भुजा वाला बॉक्स होता है इस तरह से, और हर फेस पे सिलेक्ट होती है। इस फेस पे सिलेक्ट हो गई आर पार देखने के लिए, इस फेस पे सिलेक्ट हो गई, इस फेस पे सिलेक्ट हो गई, इस फेस पे सिलेक्ट हो गई। और दो देखो, ये अगर आप टोटल देखोगे तो 360 डिग्री है, इसके 8 भाग कर दो तो प्रत्येक कोण 45 डिग्री है। तो इसमें क्या होगा, 8 भुजाएं होने के कारण इस स्लिट से और इस स्लिट्स के बीच में एंगल देखोगे तो 45 डिग्री होगा, और इसके बीच में देखोगे तो 90 होगा। तो इसलिए ओपन क्रॉस स्टाफ की सहायता से आप 45 और 90 डिग्री का एंगल है वो बना सकते हो। तो 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल है वो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की सहायता से बनाया जा सकता है। ये आपको कैसा दिखता है, ठीक है, इसके लिए आपको इसके जो डायग्राम है, जो रियल में जो पिक्चर्स होती है वो किस तरह से दिखती है वो आपको मैं डिस्प्ले करके दिखा दूंगा इसमें वीडियो के एंड में। तो 45 डिग्री 90 डिग्री ये आपके फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हो गए। इसके बाद एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ की बात करें तो इसमें आपका सिलेंडर के लिए 2 बॉक्स होते हैं, ठीक है, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। नीचे वाला बॉक्स होता है वो तो उस पर तो देखो 0 से लेके 360 डिग्री तक की रीडिंग लिखी होती है, गोल होता है। और ऊपर वाला है वो उसके इस तरह से घूम सकता है वो, और दोनों पे स्लिट लगी होती है। तो देखो जब वो घूमता है तो एंगल बदलता है, ऊपर वाले पे इंडेक्स मार्क लगा होता है, इंडेक्स मार्क जब घूमता है तो एंगल है वो बदलता है। तो आप जितना एंगल के द्वारा ऊपर वाला सिलेंडर घूम गया उस एंगल को आप माप लेते हो। इसलिए एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ से कोई भी एंगल है वो मेजर किया जा सकता है, एनी एंगल, ठीक है। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ की सहायता से कोई भी एंगल है वो मापा जा सकता है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, इससे 90 डिग्री, इससे 45 और 90 डिग्री, इससे कोई भी एंगल मापा जा सकता है। दूसरा जो उपकरण है इससे ज्यादा एक्यूरेट होता है वो होता है ऑप्टिकल स्क्वायर। दूसरा जो उपकरण होता है वो होता है ऑप्टिकल स्क्वायर। तीसरा जो उपकरण होता है वो होता है प्रिज्म स्क्वायर, और चौथा जो उपकरण होता है वो होता है साइड स्क्वायर। विशेष रूप से अपने देखो ये वाले यूज करते हैं इनमें से। तो ऑप्टिकल जो स्क्वायर है वो भी एक सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है इस तरह से, 50 mm डायमीटर होता है, 12.5 mm इसकी डेप्थ होती है। और इसको जब देखो मैं यहाँ से काट दूं या इसको प्लान में देखूँ, टॉप से देखूँ तो टॉप में ये कैसे दिखता है, इसकी कार्य प्रणाली किस तरह से कार्य करती है, और इससे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो किस तरह से है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो जैसे ये एक AB लाइन है और मुझे इस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, वो जो आपका
ऑप्टिकल स्क्वायर है उसको पर्सन जो बंदा है वो यहाँ लेके खड़ा हो जाएगा इस तरह से। प्लान में देखोगे अगर मान लो जैसे ये आपको दिख रहा था, इसमें से यहाँ से मैंने काटा और टॉप व्यू देखोगे इसका तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। गोल है, सिलेंडरिकल बॉक्स है, सिलेंडर किस तरह से दिख रहा है अपने को। वो जो बंदा खड़ा है इसको लेके उसका मुंह इधर है, यहाँ पे आंख है, इसका मुंह इधर है, ये आई है, इस साइड में इसका मुंह है। इसमें 3 हॉल होते हैं, एक हॉल देखो यहाँ पर होगा, एक हॉल यहाँ पे होगा, एक हॉल इसमें यहाँ पर होगा, 3 हॉल होंगे। और जो आई के सामने 2 हॉल होते हैं उस पर एक इस तरह से मिरर लगा रहता है इस तरह से। जो मिरर होता है इस आई लाइन से 120 डिग्री के एंगल पर होता है। ये आपका मिरर है इस तरह से, ये 120 डिग्री के एंगल पर है। और एक मिरर देखो ये जो लाइन जा रही है इसके परपेंडिकुलर लाइन जो गुजर रही है, इससे आपके 105 डिग्री के एंगल पर एक मिरर और होता है। जो आई से गुजरने वाला मिरर होता है इसको हॉरिजॉन मिरर कहते हैं, हॉरिजॉन मिरर। और इसकी खासियत क्या होती है कि आधा तो ये सिल्वर्ड होता है और आधा अनसिल्वर्ड होता है। अपर हाफ होता है, जो अपर हाफ ये सिल्वर्ड होता है, मतलब ये कांच का काम करता है। और बॉटम हाफ है वो अनसिल्वर्ड होता है, बॉटम हाफ अनसिल्वर्ड, मतलब आर पार दिखाई देता है नीचे वाले। तो कांच का जो भाग है, नीचे वाला भाग है, उसमें तो अपने को आर पार दिखाई देता है, ऊपर वाले भाग में आर पार दिखाई नहीं देता, बल्कि कांच का काम वो करता है। और ये वाला जो मिरर है इसको बोलते हैं इंडेक्स मिरर। इंडेक्स मिरर होता है ये फुल्ली सिल्वर्ड होता है, फुल्ली सिल्वर्ड ये होता है, मतलब पूरा का पूरा कांच का काम करता है। अब देखो इसकी कार्य प्रणाली किस तरह से है। अब अगर देखो ये आपकी जो रेंजिंग रोड है, यहाँ ये 90 डिग्री एंगल इस बिंदु पे बनाना है, तो 90 डिग्री एंगल तभी बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा। ये बिंदु जैसे P है तो P बिंदु लेफ्ट राइट मूव करेगा और यहाँ पर जब बिल्कुल आ जाएगा तो देखो किरणें किस तरह से जाएंगी। रे यहाँ से निकलेगी इस तरह से, और ये रे है यहाँ इस मिरर से टकराएगी, इंडेक्स मिरर से टकराने के बाद ये परावर्तित हो गई, क्योंकि कांच का काम कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो गई। ये रे है वो रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर क्या करेगी, ये जो हॉरिजॉन मिरर है, हॉरिजॉन का मिरर का जो ऊपर वाला भाग है जो कांच का काम कर रहा है वहां से टकराएगी, टकरा के फिर दोबारा इधर आएगी और ये अपने आंख में आ जाएगी। कहने का मतलब ये P से निकली किरण है, P से निकली वो इस कांच में दिखाएगी, इस कांच की इमेज इस कांच में दिखेगी, मतलब इस कांच में अपने को ये वाला कांच दिखेगा, कांच में कांच दिखेगा, और अगले कांच में अपने को ये वाली रेंजिंग रोड है ये दिखाई देगी। तो देखो जो आपका ये मिरर आपको जो दिख रहा है, हॉरिजॉन मिरर आपको देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। बॉटम हाफ में क्या है, यहाँ बी पे जो लगाई गई रेंजिंग रोड है, बी पे लगाई गई रेंजिंग रोड है, वो बॉटम हाफ से अपने को आर पार दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में अपने को दिख रही है इस तरह से। ये रेंजिंग रोड दिख रही है बॉटम हाफ से, क्योंकि आर पार दिख रहा है, उसमें वास्तव में दिख रही है। और जो अपर हाफ है वो कांच का काम कर रहा है, और उस कांच में ये वाली रेंजिंग रोड है ये अपने को दिखाई देगी यहाँ। और जब आप ये इसको लेके लेफ्ट राइट घूमोगे, बिल्कुल जब ये 90 डिग्री के एंगल पे आ जाओगे, तो आपकी ये वाली जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, दो बार रिफ्लेक्ट होने के बाद जो अपने को दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल इस लाइन के अंदर अपने को इस तरह से दिखने लग जाएगी। जब बिल्कुल इसको इस तरह से दिखने लग जाए तो मतलब आपका एंगल है वो 90 डिग्री बन गया है, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल है वो सेट आउट हो चुका है। तो किसी बिंदु से 90 डिग्री एंगल लेने में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ बातें हैं देखो इसमें से, कि हॉरिजॉन मिरर होता है वो अपर हाफ सिल्वर्ड होता है, बॉटम हाफ अनसिल्वर्ड होता है। इंडेक्स मिरर होता है वो फुल्ली सिल्वर्ड होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो रे है वो 2 बार रिफ्लेक्ट होती है, तो अपने कहते हैं कि ये कौन से नियम पर आधारित है स्टूडेंट, तो ये डबल रिफ्लेक्शन के नियम पर आधारित है। रिफ्रैक्शन मत बोल देना, रिफ्लेक्शन, 2 बार परावर्तित हो रही है किरण, तो डबल रिफ्लेक्शन के नियम पर ये इंस्ट्रूमेंट आधारित है। इसके अलावा देखो रे ऑप्टिक्स का एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि किसी भी किरण का विचलन होगा वो किस तरह से होगा। वो नियम क्या कहता है कि कोई भी किरण है, कोई प्रकाश की किरण है, ये दो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, ये 2 परावर्तक सतह, एक तो ये वाली और एक ये वाली।
दो परावर्तक सतहों से अगर कोई किरण रिफ्लेक्ट होके डिविएट हो रही है तो उसका जो एंगल है देखो, चली इधर से थी ये और लास्ट में मुड़ इधर गई, लास्ट में इधर आ गई, तो इनका विचलन कितने एंगल पे हो गया? 90 पे हो गया। तो ये 90 पे एंगल पर विचलन हुआ है, ये किस नियम के अनुसार हुआ है? वो ये कहता है कि कोई प्रकाश की किरण है वो कितने एंगल पर विचलित होगी, लास्ट में किधर मुड़ेगी? वो मुड़ेगी उतने एंगल पर जितना इन दोनों परावर्तक सतहों के बीच में एंगल है उसके डबल एंगल पर। तो अगर अपने को 90 डिग्री पर मोड़ना है तो यहाँ का एंगल आपको कितना रखना पड़ेगा? 45 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है कि आपका इंडेक्स मिरर और हॉरिजॉन मिरर है, उनके बीच का एंगल है वो कितना होना चाहिए? वो 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री का एंगल होगा तभी आपका जो विचलन होगा लास्ट में वो 90 डिग्री के एंगल पर जाएगा, और ये डबल रिफ्लेक्शन के नियम पर आधारित उपकरण होता है। तो ये इससे संबंधित कुछ बातें हैं। तीसरा जो आपका उपकरण है वो है प्रिज्म स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर में फर्क यही है कि एक तो देखो इसमें मिरर की जगह आपके प्रिज्म लगे होंगे और इसमें ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं होता, सिर्फ एक ही फर्क होता है इसका कार्य करने का सिद्धांत, इसकी कार्य प्रणाली, बाकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ एक फर्क होता है इसमें, ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका भी वही होता है। तो इसमें फर्क क्या है? सिर्फ एक ही फर्क होता है इसमें कि जो ये आपका थोड़ा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। इस मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट में क्या खासियत होती है कि जो आपका जो हॉरिजॉन मिरर और इंडेक्स मिरर की बात कर रहे थे, तो जो आपका पहले वाला इंस्ट्रूमेंट था जो ऑप्टिकल स्क्वायर, उसमें एक मिरर तो फिक्स होता है और दूसरे मिरर को अपने एडजस्ट करके एंगल है वो 45 डिग्री सेट करना पड़ता है। लेकिन प्रिज्म स्क्वायर में ये दोनों हॉरिजॉन मिरर और आपका इंडेक्स मिरर है वो फिक्स्ड होते हैं, उनके बीच का एंगल है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इनके बीच का एंगल है वो 45 डिग्री फिक्स ही रहता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। केवल यही फर्क है कि ऑप्टिकल स्क्वायर में एक मिरर तो फिक्स होता है और दूसरे को एडजस्ट करके 45 डिग्री एंगल सेट करना पड़ता है। और इस मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट में हॉरिजॉन मिरर और जो आपका दूसरा इंडेक्स मिरर है उनके बीच का एंगल परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल होता है वो फिक्स होता है। तो ये बाकी इसका सब कुछ सेम होता है। चौथा जो आपका उपकरण है वो साइड स्क्वायर है। वो जनरली अपने देखो इतना काम में नहीं लेते इसमें चेन सर्विंग में, फिर भी इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक दूसरे के लंबवत दो टेलीस्कोप लगे होते हैं। इस टेलीस्कोप में से देखोगे और इस टेलीस्कोप में से देखोगे तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। अगर आपने इस टेलीस्कोप को ए बी लाइन के सीधे में कर लिया तो ये वाला टेलीस्कोप ऑटोमेटिकली आपका 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा, जिससे आप 90 डिग्री का एंगल है वो सेट आउट कर सकते हो। तो सबसे आपका प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आपका साइड स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो आपके टेलीस्कोप ही लगे होते हैं। तो चार प्रकार के आपके जो ये उपकरण हैं ये आपके ऑफसेट लेने के लिए काम में लिए जाते हैं, इनको आप याद रख लेना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में पढ़े 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए ऑफसेट लेने के लिए जो उपकरण यूज किए जाते थे, क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर और साइड स्क्वायर, उनके बारे में डिस्कस किया था। इसमें सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट आपका क्रॉस स्टाफ या ओपन क्रॉस स्टाफ था, उससे अच्छा आपका ऑप्टिकल स्क्वायर था, उससे अच्छा आपका प्रिज्म स्क्वायर था और सबसे अच्छा आपका साइड स्क्वायर था, जिनका प्रयोग 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए काम या यूज उनका किया जाता था। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लगभग देखो चेन सर्विंग का जो आपका टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि देखो एक तो आपको बेसिक टर्म्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और बेसिक टर्म्स बताने के बाद फील्ड में आपने पूरा मेजरमेंट ले लिया। फील्ड का मेजरमेंट लेने के बाद आपने फील्ड के मेजरमेंट में एक तो आपके लंबाई के मापन की जरूरत पड़ी और लंबाई की विधियाँ आपको सारी की सारी बता दी हैं। उसके बाद नियर बाई ऑब्जेक्ट लेने के लिए आपको ऑफसेट लेना पड़ गया। ऑफसेट आप शॉर्ट लॉन्ग ले सकते हो। लॉन्ग शॉर्ट ऑफसेट लेने के लिए आप जो उपकरण काम में लेते हो, रेंजिंग रोड ले सकते हो, सीधी चैन टेप ले सकते हो, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ, साइड स्क्वायर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आप ऑफसेट ले सकते हो। उसके बाद मैप बनाने के लिए बहुत आसान है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता हो तो अपने उसको आसानी से मैप पर प्लॉट किया जा सकता है।
मैप पर प्लॉट कर लिया तो आपका चेन सर्विंग एक तरह से एंड हो गया। लेकिन एक थोड़ा सा इससे इंटर रिलेटेड टॉपिक है, वो होता है क्रॉस स्टाफ सर्वे, जो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। क्रॉस स्टाफ सर्वे, देखो जब कोई एरिया होता है, उस एरिया, कोई छोटी सी लैंड है, उसको अपने को एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपने क्या करते हैं, जैसे ये एरिया है एक, इस एरिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती हुई एक इस तरह से सर्वे लाइन ले लेते हैं ए बी, और इसकी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री, जैसे बाउंड्री पर मेन मेन बिंदु हैं जो ये, इन बिंदुओं को इस लाइन से ऑफसेट है ले लेते हैं और इस तरह से इनको मिला देते हैं। ये सारी लाइनें हैं, आप माप लेते हो। आपने जैसे ये सारी लाइनें माप ली, तो आपने ये को ये लाइन यहाँ लिख दिया, जैसे 0 0, यहाँ से ये दूरी माप ली, ये 10 है मान लो, फिर उसके बाद ये 20 है, यहाँ से वहाँ पे ये आपके मान लो 35 हो गया, और ये फिर आपका 40 हो गया, ये मान लो आपका 49 हो गया, फिर ये 52 हो गया, और ये फिर मान लो आपका 60 मीटर। इस तरह से आपने ये दूरियाँ माप ली, और बाउंड्री से इसके ऑफसेट है वो आप माप लेते हो। जैसे ये 5 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, ये सारे माप के फिर पूरे एरिया को अपने इस तरह से त्रिभुजों में और समलंब चतुर्भुजों में विभाजित करके, और आप फॉर्मूला लगा लेते हो त्रिभुज के क्षेत्रफल का और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के, और पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको अपने देखो एक गणित में पढ़ चुके हैं, फील्ड बुक के नाम से चैप्टर चलता था, जो वही एक तरह से ये चीज़ है, फील्ड बुक में जिस तरह से किया जाता था सेम वही है। तो इसमें क्या होता है, ये आपकी ये जो लंबाइयाँ हैं ये आप टेप की सहायता से मेजर करते हो, ठीक है, और 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए इसमें क्रॉस स्टाफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्रॉस स्टाफ सर्वे के नाम से कहा जाता है। और ये पटवारी वगैरह के द्वारा या रेवेन्यू मैप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या इसका प्रयोग अपन बात करें कैडास्ट्रल सर्वे में किया जाता है, किसी एरिया की बाउंड्री लाइन फिक्स करने के लिए, या उसका एरिया ज्ञात करने के लिए, या रेवेन्यू मैप तैयार करने के लिए, या को किसी भूमि का एरिया मापने के लिए इस प्रकार का सर्वे किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस स्टाफ सर्वे। तो इससे संबंधित आप ये एक क्रॉस स्टाफ सर्वे का जो टॉपिक है वो भी याद रख लेना। तो आपका ये जो चैप्टर है पूरा चेन सर्विंग का कंप्लीट चैप्टर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा कंपास, जिसमें अपने सबसे पहले कंपास से संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कंपास से किस तरह से सर्वे या ट्रैवर्सिंग की जाती है वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।